मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब बच्चा, कार्बन और इट्स कंपाउंड का मतलब क्या है कि कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में बात करना है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, तो सबसे पहली चीज़ें आपको यहाँ पे क्या देखना है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है कि भाई आप किसे कार्बन कहोगे और कार्बन के कंपाउंड के बारे में कैसे आप समझोगे। तो कार्बन क्या होता है बच्चा, जनरली हमारे पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में रखा गया है, तो पी ब्लॉक में। और बच्चा आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल। और कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सी। अब यहाँ पे आपको और क्या जानना है कि कार्बन क्या होता है, वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। यानी वर्सेटाइल एलिमेंट कहने का मतलब क्या है कि ये सारे एलिमेंट्स के साथ इजीली कंबाइन हो सकता है। अब हमारे अर्थ क्रस्ट में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मिनरल के फॉर्म। किस फॉर्म में होता है, मिनरल के फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होता है, एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे अर्थ क्रस्ट में इसका जो परसेंटेज है वो क्या है, 0.02%। जबकि एटमॉस्फेयर में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये प्रेजेंट होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.03%। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया कि ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। यानी आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि जो भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट है, एनिमल है, उन सब में जनरली किसका कंपाउंड हो रहा है, कार्बन का। इसीलिए बच्चा, जो कार्बन और इस कंपाउंड है तो इसे हम जनरली किस कॉन्सेप्ट में रखते हैं, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक किसे कहते हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो उसी कंडीशन को हम अगर केमिकल मेथड से समझते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे आपको क्या समझना होता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि कार्बन का पीरियोडिसिटी में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। और एटॉमिक मास क्या होता है, 12। अब जो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और जो एटॉमिक नंबर होता है वही किसको इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को। किसको इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यानी कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6। अब अगर हम बच्चा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग के और एल में डिवाइड करते हैं। और सब सेल के अकॉर्डिंग हम किस में करते हैं, एस एस पी एस में। अब यहाँ पर अगर हम इनके नंबरिंग की बात करें तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2। दूसरे यस में भी कितने, 2, 2 + 2 4, और पी में भी 2। टोटल कितने हो गए, 6। लेकिन अगर हम सेल की बात करें तो के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एल में कितने मैक्सिमम होते हैं, 4। तो जो बच्चा सेल के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली यही किसको इंडिकेट करते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या समझना है, हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखता हो, तब उसके अकॉर्डिंग अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है 2, 8। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैसे ही ये किस कंडीशन को गेन कर लेता है, नोबल गैस कंडीशन। अब जो कार्बन होता है, कार्बन के पास क्या वैलेंसी होती है, +4 होती है और -4 होती है। तो अगर ये +4 कंडीशन वाला क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करे, 4 इलेक्ट्रॉन। या ये -4 वाला क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर ले, गेन कर ले। तो यहाँ पे ऐसे हम इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर C4+ लिखा है तो यानी ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और C4- लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब यहाँ से आप ये चीज सेकंड पॉइंट में आप क्या समझ सकते हैं कि जो एटम होता है वो किसके साथ कंबाइन करता है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के साथ। अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो ये जो बॉन्ड शेयर होता है, इससे ये क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है।
तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट करने का मतलब है कि इसके पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4। अगर ये 4 बॉन्ड अलग अलग एलिमेंट के साथ जब ये जुड़ते हैं तो ये क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड। ये बात क्लियर है। अब बच्चा ये जो जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किससे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और किसके बीच हो सकता है, सेम और डिफरेंट एटम। अब बच्चा अगर सेम इलेक्ट्रॉन के बीच हो रहा है तो जैसे कार्बन और कार्बन के बीच की बात हो रही है, और डिफरेंट कहा रहा जा रहा है तो कार्बन और हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन क्या होता है बच्चे, जनरली हमारे नेचर में किस फॉर्म में होता है, डाई एटॉमिक फॉर्म। अब जो हाइड्रोजन होता है ये एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का ये शेयर करते हैं, 1 पेयर। ये बात क्लियर है। अब बच्चा जो ये 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है इसकी जब शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। 3 पेयर का अगर शेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन में 1 पेयर का शेयरिंग हो रहा था इसलिए कौन सा बॉन्ड बन रहा था, सिंगल। अगर हम यही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में कितने पेयर हो रहे हैं, देखो डबल बॉन्ड डबल लोन पेयर का शेयरिंग हो रहा है या डबल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो ये क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होने के कारण ये क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अब बच्चा डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट हैं एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद इनके आउटर मोस्ट कंडीशन में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो या 18 हो या 32, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो वो किस कंडीशन को कंटेन करेंगे, स्टेबिलिटी। और अगर स्टेबिलिटी कंडीशन आ रही है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों से आप कैसे समझ सकते हैं कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो बच्चा जो पहला पॉइंट दिया जा रहा है उसमें क्या बताया जा रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कहा यह जा रहा है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है इनके बीच लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर जिनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। जबकि जिनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है तो उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होते हैं। यानी जो कोवेलेंट कंपाउंड है इनके मध्य क्या नहीं होता, चार्ज आवेशित इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में कार्बन का वर्सेटाइल नेचर कहने का मतलब है कि कार्बन क्या करता है, क्या क्या बना सकता है। तो यहाँ पे पहला नेचर आपको क्या समझना है, कैटनेशन। कैटनेशन कहने का मतलब क्या है कि अगर कार्बन एक साथ 4 ब्रांचेस से या 4 चेन से जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद वो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी रखता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटनेशन। क्या बोलते हैं, कैटनेशन। और टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब है कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इट मीन्स द कार्बन हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई कार्बन हैज शोज टेट्रावैलेंसी नेचर। ये बात क्लियर। अब ये जनरली क्या करता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी होने के साथ साथ ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के साथ सिंगल, डबल, ट्रिपल, यानी ये जो कहा जा रहा है कि सिंगल वैलेंस से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। डबल वैलेंस वाले से कराएगा तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। ट्रिपल वाले से कराएगा तो ट्रिपल बॉन्ड।
ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो समझना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। अब यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो वर्ड है, एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन आपस में अगर जुड़े हैं तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन भी कितने टाइप से बताए जा रहे हैं, दो टाइप से, एक सैचुरेटेड दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बच्चा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जनरली कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इट मीन्स द सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, whereas in unsaturated carbon डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एटम। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कार्बन में को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड कार्बन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब यहाँ पे आपको कुछ जनरल फार्मूला ध्यान देना है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ये बात क्लियर है। अब यहाँ से आपको ये जनरल फार्मूला याद रखना है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बच्चा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि भाई अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से, और जबकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो लिगेंड है, जो कंबाइंड एलिमेंट है, उनका जो इलेक्ट्रॉन डिनोट करते हैं हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो कहाँ है, सेंट्रल पे। तो सेंट्रल पे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में भाई 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्रॉस से। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसके कंडीशन को किससे डिनोट कर रहे हैं, क्रॉस से। यानी ये क्रॉस एंड डॉट हो जाता है, इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर हो गई। अब कुछ हाइड्रोकार्बन के नाम आपको ध्यान देने होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान देना होता है, और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना होता है। अब पहला क्या है आपका, मेथेन। मेथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CH4। अगर मेथेन है तो मेथेन में एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर किसी में एन लगा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्केन। इन लगा है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्कीन। अगर आइन लगा है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, आइन। जैसे मेथ और बाद में क्या लगा है, एन, जो बाद में लगा है उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। मेथ में एन लग गया तो क्या बन गया, मेथेन, और इसका जनरल फार्मूला क्या बनता है, CH4। यानी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन। सेकेंड वन क्या है, इथेन। इथेन का क्या है, C2H6। C2H6 में आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 6 हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन का यहाँ पे देखिए आप बॉन्ड कितने हैं, 4, 1 2 3 4। ऐसे ही इस कार्बन 1 2 3 4। यानी आप किसी भी कंडीशन को डिनोट करेंगे तो वहाँ पे जो बॉन्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, यानी उसका टेट्रावैलेंस नेचर रिप्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे ही प्रोपेन। प्रोपेन में क्या फार्मूला होता है भाई, C3H8। ब्यूटेन C4H10। पेंटेन C5H12। ये बात क्लियर है। अब जब बच्चा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या सैचुरेटेड, बस आपको ये याद रखना है कि अगर अनसैचुरेटेड होगा तो जो बॉन्ड होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जो शेयरिंग करेंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल लोन पेयर होने चाहिए, डबल इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल लोन पेयर या ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, जिससे ये क्या करेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एल्कीन और एल्काइंस के भी नेम आपको याद रखने हैं, जैसे इथीन। इथीन में क्या है भाई, C और C के बीच में डबल बॉन्ड है। प्रोपीन, C और C के बीच में डबल बॉन्ड। ऐसे ही बच्चा यहाँ पे आप इसे याद रखेंगे, ब्यूटीन है, ब्यूटेन हो गया है।
ब्यूटीन, ब्यूटीन का क्या होता है C4H8। ये बात क्लियर है। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में आइन, यानी कि क्या है एल्काइन, प्रोपाइन। अब इन सब में क्या होता है, जो जनरल फार्मूला होता है वो किसको फॉलो करता है, CnH2n-2। अगर आप देखें n की वैल्यू आप 2 ले लें तो CnH2n-2 से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा कि भाई C2H 2 × 2 - 2। अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा C2, 2 2 जा 4 - 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा H2। अब देखिए आप इथाइन में कितने कार्बन है, 2, तो इसका फार्मूला क्या बन के आया C2H2। ऐसे ही प्रोपाइन रहेगा तो C3H4 और ब्यूटाइन रहेगा तो C4H6। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होता है कि कार्बन कंपाउंड किसके बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर। और यहाँ पे क्या कैसे है कि भाई अगर एक लीनियर स्ट्रक्चर में है तो कैसे होगा, अब एक सिमिलर स्ट्रक्चर में है, स्ट्रेट लाइन में है, तो उसे हम क्या करते हैं चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, चेन स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर है। अब ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर एक ब्रांच है, इस पर नीचे या ऊपर कहीं पर भी कार्बन जुड़ जाए, तो अगर कार्बन जुड़ रहा है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, आइसोमेरिज्म ऑफ C5H12 पेंटेन का। तो पेंटेन का जब हम आइसोमेरिज्म निकालते हैं तो चेन आइसोमेरिज्म 3 टाइप से होता है। अगर बच्चा एक लाइन में सारे कार्बन अटैच है, एक लाइन में, एक दूसरी लाइन में नहीं, और एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे। अगर एक लाइन में है तो इसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मल। अगर एक टी शेप में आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं आइसो। अगर प्लस शेप में आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं नियो। ये बात क्लियर। अगर एन है तो इसे हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री, आइसो है तो क्या बोलेंगे 2 डिग्री, और नियो है तो 3 डिग्री। अब जो 1 है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी, जो 2 डिग्री है इसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी, जो 3 डिग्री है इसे क्या बोलते हैं टर्शियरी। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कार्बन कैसे जुड़े होते हैं एक साइकिल में। अब जितने भी पॉइंट होंगे जहाँ पे ये आपस में जुड़ रहे होंगे, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जहाँ पे ये बेंडिंग हो रही हो तो उस बेंडिंग पॉइंट में हम क्या मानते हैं कार्बन। तो अगर कार्बन एक रिंग शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि भाई अगर डबल बॉन्ड है तो साइक्लिक एल्केन होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो साइक्लिक एल्कीन, सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लिक एल्केन। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं क्रियात्मक समूह। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई किसी भी जो चेन स्ट्रक्चर है उसमें जुड़ने के बाद उस नॉर्मल कंडीशन को दूसरे फॉर्म में या दूसरे नेचर को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम आपको याद रखने हैं। अब जैसे फंक्शनल ग्रुप में अगर हेलो कह दिया तो हेलो फंक्शनल ग्रुप में हम क्या रखते हैं एक्स, इंडिकेशन क्या करते हैं एक्स, और इसका मतलब क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सेकेंड वन क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर कह दिया गया तो ऑक्सीजन कहने पर एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखता है OH। ऐसे ही एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप क्या कर लो, ऐसे तीनों कंडीशन में हमने क्या लगा लिया डबल बॉन्ड O। अभी ये तीनों सिमिलर है, लेकिन अगर एक टर्मिनल पर R तीनों में हो जाए ऐसे, और एक टर्मिनल पर अगर H है तो इसे हम क्या कहेंगे एल्डिहाइड। अगर दोनों टर्मिनल पर क्या हो जाए R हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे कीटोन। अगर एक टर्मिनल पर R हो दूसरे टर्मिनल पर OH हो तो इसे क्या कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये बात क्लियर है। अब ऐसे ही सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इन सब के बारे में, एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में बात हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सीरीज जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप OH, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH और इसमें फंक्शनल ग्रुप OH, लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम लेकिन नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो तो इसी कंडीशन को, इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ये बात क्लियर है। अब बच्चा इनमें क्या होता है, कुछ कंडीशन आपको याद रखने होते हैं। क्या कंडीशन है कि हैव सेम जनरल फार्मूला, इनके पास क्या होना चाहिए, सेम जनरल फार्मूला होना चाहिए। यानी ये जो भी फार्मूला फॉलो करें, जैसे CnH2n+2 वाला फार्मूला फॉलो कर रहे हैं तो सेम यही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि CnH2n+2 वाले में CnH2n वाला फार्मूला आ जाए तो वो होमोलॉगस हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तब वो होमोलॉगस ना होके क्या हो जाता है, हेट्रोलॉगस सीरीज हो जाता है। ये बात क्लियर। अब बच्चा इसमें और क्या आपको ध्यान देना होता है कि जो होमोलॉगस सीरीज होता है वो डिफरेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, CH2 ग्रुप के कारण। यानी जो एल्किल ग्रुप है वो डिफ्रेंशिएट करता जाता है कि इसमें कितने होमोलॉगस चेन फॉर्म होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट में आपको क्या समझना होता है कि इनके पास जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, सिमिलर होती है। अगर एक एल्कोहल है तो दूसरा भी क्या होगा, एल्कोहल, तीसरा भी क्या होगा, एल्कोहल। अगर एक एल्कोहल है दूसरा हेलो एल्केन हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई बच्चा। अब नेक्स्ट वन हमें क्या समझना होता है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि नामकरण। अब बच्चा नामकरण तो हम जब भी बात करते हैं तो दो पैटर्न पे फॉलो करते हैं, जैसे एक कॉमन नेम, दूसरा IPAC नेम। अब बच्चा आप कॉमन नेम की बात करते हो तो जैसे आप खुद हो तो आपका घर पे कुछ नाम होता है ना, छोटू मोटू पतलू लंबू जो भी हो, और एक आपका मार्कशीट पर नाम होता है। तो मार्कशीट पे जैसे मान लो आपका नाम अंकित है तो अंकित आपका क्या हो गया, जो कि पूरे हर एक जगह वैलिड नाम हो गया। और जो छोटू मोटू पतलू लंबू है ये तो हर जगह वैलिड नहीं होता। जो हर जगह वैलिड नाम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, IUPAC नेम। क्या बोलते हैं बेटा, IUPAC। IUPAC में I का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल, U का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन, और P का प्योर, A का अप्लाइड, C का केमिस्ट्री, और इससे इसका जो फुल फॉर्म बन के आता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे नेमिंग हम कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। यानी हम सबसे पहले क्या काउंट करते हैं कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम मौजूद हैं। यानी कि जितने भी कंपाउंड होंगे उनमें हम सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। सेकेंड वन हम क्या काउंट करेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स या प्रीफिक्स क्या हो सकता है। सफिक्स यानी जो नाम बाद में लगाते हैं, और प्रीफिक्स क्या होता है, जो नाम पहले लगाते हैं। अब बच्चा यहाँ पे जैसे हेलोजन है तो हेलोजन का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये सब होते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया है कि कितने कार्बन है बेटा, सबसे पहले आप काउंट करो। अब यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से होती है, जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो फंक्शनल ग्रुप अटैच यहाँ से है तो 1 2 3। तो बच्चा 3 कार्बन को हम क्या बताते हैं भाई, प्रोप। तो यहाँ पे कौन जुड़ा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, और प्रोपेन। ये बात क्लियर है। अब अगर एल्कोहल है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन ही होगा। इसमें सफिक्स क्या लग जाएगा, ऑल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। अगर ऐसे ही एल्डिहाइड है तो कौन सा सफिक्स लगेगा, अल, क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। अगर कीटोन है बेटा तो क्या हो जाएगा, ओन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही एल्कीन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है
ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे एल्काइन की, तो भाई एल्काइन में क्या हो जाना है, ट्रिपल बॉन्ड, और सफिक्स में तो भाई हमें लगाना ही है वाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोप में आइन लगाओगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। अब यहाँ पे हमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज समझनी है। अब बच्चा ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसके बेसिस पर, बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर, कि क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी कार्बन कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं या कंबसन कराते हैं तो ये क्या बनाता है। तो बच्चा एक बात याद रखना है कि कार्बन और उसके जो कंपाउंड होते हैं उनका यूज हम लोग किसके तौर पे करते हैं, फ्यूल के तौर पे। मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल because they burn in air releasing lot of heat energy। हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब ये एयर में बर्न होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। नंबर सेकेंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विथ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एयर में बर्न कराते हैं तो ये किस कलर में, ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन एयर विथ येलो सूटी फ्लेम बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर दैन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। अब नेक्स्ट वन आपका क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन। अब बच्चा ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन का अटैच होना और हाइड्रोजन का निकलना। तो अगर बच्चा एल्कोहल है, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर बच्चा एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड में। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। तो बच्चा एडिशन रिएक्शन किस में करते हैं, हम लोग एडिशन रिएक्शन जनरली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में करते हैं। और एडिशन रिएक्शन में जब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में करते हैं तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फाइंड करने के लिए हम क्या कराते हैं, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन को ही हम लोग जनरली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ये बात क्लियर है। और नंबर 4 आपको क्या याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से क्या कर देना, स्थान अदला बदली। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ स्थान अदला बदली करता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप देख सकते हैं कि मेथेन क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देता है मेथिल क्लोराइड में और साथ में क्या बना देता है, HCl। अब आप देख सकते हैं कि CH4 से क्या निकला, H, और Cl2 से Cl। ये Cl इससे आके जुड़ गया और जो वो एक Cl बचा वो किससे जुड़ गया, H के साथ। तो H के साथ जो Cl जुड़ा तो वो क्या बना लिया, HCl। और जो अब यहाँ से एक H निकला तो क्या बच गया हमारे पास, CH3। अगर CH3 के साथ जो Cl जुड़ा तो क्या बना लेगा, CH3Cl। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होता है, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, और इसमें आपका क्या होता है, इथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। अब बच्चा जो इथेनॉल होता है जनरली इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, एल्कोहल में। अब एल्कोहल में यानी ये जो मार्केट में एल्कोहल मिलता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है इथेनॉल। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो इथेनॉल होता है वो क्या होता है, कलरलेस। कलरलेस यानी जो हमें मार्केट में इथेनॉल मिलता है वो डिफरेंट कलर के दिखाई पड़ते हैं, बट एक्चुअल कंडीशन में इथेनॉल क्या होता है, कलरलेस। इसका जो स्मेल होता है वो क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है, खुशबूदार होता है। एंड बर्निंग टेस्ट, और इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बर्निंग होता है यानी कड़वा होता है। ये बात क्लियर। सेकंड क्या होता है कि सॉल्युबल इन वाटर।
अब एल्कोहल को आपने देखा होगा कि जो शराब पीते हैं वो क्या करते हैं, पानी में मिलाकर पीते हैं, तो यानी एल्कोहल क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। नंबर थर्ड क्या है कि वोलाटाइल लिक्विड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन। वोलाटाइल लिक्विड होता है, वोलाटाइल लिक्विड किसे कहते हैं बच्चा, कि जो आसानी से अपने नेचर को चेंज कर सकते हैं। और नंबर फोर क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड, यानी इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, नियर अबाउट 7 होता है। अब यहाँ पे कुछ हमें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज समझने हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो है वो क्या है, रिएक्शन विद सोडियम, यानी इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट कर ले, सोडियम के साथ। तो अगर इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। अब बच्चा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये बात आप याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ सोडियम या रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ मेटल, ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब है कि वाटर लॉस करना। तो जो एल्कोहल है अगर इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में। किस में कन्वर्ट होता है, एल्कीन में। नेक्स्ट हमें क्या समझना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणधर्म। इसमें पहला आपको क्या ध्यान देना होता है कि जो इथेनोइक एसिड होता है वो क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, और जिसका जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो क्या होता है, सोर। क्यों होता है भाई, कहा ही जा रहा है इथेनोइक एसिड, और एसिड का टेस्ट ही क्या होता है, सोर। और बच्चा जो इसका स्मेल होता है वो कैसा होता है, विनेगर। अब बच्चा सिरका जो होता है, मार्केट में हमें जो सिरका मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिक एसिड, और जो एस्टिक एसिड है इसका आईपीएसी नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो क्या होता है, 391 केल्विन। कितना होता है, 391 केल्विन। अब बच्चा नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है कि अगर हम प्योर इथेनोइक एसिड को फ्रीज करें, जमाएं, तो ये किस तरीके का सॉलिड बनाता है, कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, यानी बिल्कुल ये किसकी तरह सॉलिड बना देता है, आइस की तरह। सो दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसी वजह से जब हम इस एसिटिक एसिड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आइस की तरह दिखता है, इसीलिए इसे हम क्या कर देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोल देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी होती है। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, एस्टरिफिकेशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि अगर इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, इथेनॉल से, तो ये क्या करता है कि H और OH, यानी यहाँ से OH और यहाँ से H लेके क्या बना देता है, H2O। क्या बना देता है, H2O। और साथ में क्या होता है कि जो यहाँ से CH3CO बचा और यहाँ से CH2 CH3, ये आपस में जुड़ जाते हैं, और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। अब जो बच्चा ये ईस्टर बनाता है वो किस नेचर का होता है, स्वीट स्मेलिंग नेचर, यानी ये बहुत मीठे सुगंध वाले होते हैं। अब बच्चा ये और किस में पार्टिसिपेट करते हैं, सपोनिफिकेशन एज अ सोप इज प्रिपेयर्ड बाय दिस, यानी ये क्या करते हैं, सोप फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है, रिएक्शन विद बेस, यानी एसिटिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो एक बात आपको याद रख लेना है कि अगर एसिटिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, जो बेस होगा उसका एसीटेट बना देगा, यानी मेटेलिक एसीटेट बना देगा, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, वाटर। यानी एसिटिक एसिड अगर हम बात कर रहे हैं तो एसिटिक एसिड इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाय दैट इट इज प्लेस द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड वाटर। ये बात क्लियर है। अब बच्चा यहाँ पे आपको क्या याद रखना होता है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बच्चे क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो अगर एथेनोइक एसिड
किसके साथ, कार्बोनेट के साथ करेगा तो ये बनाएगा क्या, सोडियम एसीटेट ही बनाएगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा तो क्या क्या हमें रिलीज कर देना होता है, पहले अगर सिर्फ नॉर्मली बेस होता है तो हमें क्या रिलीज करना होता है, एसीटेट बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं, लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है तो साथ साथ हम क्या रिलीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में क्या होता है कि भाई सोप और डिटर्जेंट का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, वॉशिंग। अब सोप क्या होता है कि सोप इज सोडियम और पोटेशियम साल्ट, यानी सोप जो होता है सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है, जो कि लॉन्ग चेन होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जनरली आप देख सकते हैं कि सोप का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C17H35COON। अगर C17H35COON लिखा है तो यानी ये किसका फार्मूला है, सोप का। अब बच्चा, सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। कहा यह जा रहा है कि जो सोप होता है ये जनरली वर्क किस में करता है, सॉफ्ट वाटर में। यानी अगर कोई भी साबुन आपके हाथ में झाग बना रहा है, फ्रोज बना रहा है, तो फ्रोज जब बनेगा तो वो किसके प्रेजेंस में बनता है, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर के प्रेजेंस में ये ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो डिटर्जेंट होते हैं वो अमोनियम या सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब बच्चा, जो डिटर्जेंट होते हैं ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरीके के वाटर में फ्रोथ फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी कि सोप मॉलिक्यूल्स है, यानी सोप का मॉलिक्यूल क्या रखता है, आयनिक, और आयनिक में जनरली क्या, हाइड्रोफिलिक। अब बच्चा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो कंडीशन होता है। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन को अटैक करे या हाइड्रोजन से जुड़े, और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन से दूर भागे। अब यहाँ पे ये क्या क्या रखता है, आयनिक रखता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट रखता है। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी जो सोप है वो कैसे साफ सफाई में पार्टिसिपेट करता है। तो एक बात याद रख लेना है कि जब कोई सोप है वो क्या करता है, ऑयल ड्रॉपलेट को या किसी भी डस्ट को, पार्टिकल को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। अब बच्चा, जो मिसल होता है, मिसल क्या करता है, डस्ट से, डर्ट से, ग्रीस से बहुत जल्दी क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि इन पार्टिकल्स को, जिस ऑब्जेक्ट पर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उस पार्टिकल से ये बहुत ही आसानी से रिमूव आउट कर देते हैं। अब बच्चा, कहा यह जा रहा है कि द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल। कहा यह जा रहा है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है वो किससे रिएक्ट कर जाए, सोप के मॉलिक्यूल से, तो ये क्या बनाता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। क्या बनाता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। और इस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सम। क्या बोलते हैं, सम। द सम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लींजिंग एक्शन। जब अगर बेटा ये सम बन जाता है तो ये साफ सफाई में क्या कर देता है, कठिनाई लाने लगता है। अब एक चीज़ और आपको क्या याद रखना है कि बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसॉल्युबल सम इज नॉट फॉर्म बट हार्ड वाटर एंड क्लॉथ गेट क्लीन इफेक्टिवली। कहा यह जा रहा है कि अगर हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो इनसॉल्युबल सम तो हमें नहीं मिलता, लेकिन जो हार्ड वाटर है वो क्या करता है, कपड़ों को आसानी से साफ कर सकता है। ये बात क्लियर है। अब कुछ आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसे पहला पूछा जा रहा है कि हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता है।
दूसरा, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अब बच्चा होमोलॉगस सीरीज कैसे बना सकते हो आप? अब नेम द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ कीटोन। कीटोन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है बच्चा? प्रोपेनॉन। व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? मैंने अभी आपको बता दिया ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं कि अगर हम एथेनोइक एसिड को फ्रीज कर दें तो वो कैसा बनता है? एज लाइक आइस क्रिस्टल, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन क्या है कि वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है, यानी कार्बन के पास 4 बॉन्ड क्यों होते हैं, इसकी बात करना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वन विद ब्लू क्लियर फ्लेम, इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्लू क्लियर फ्लेम से जल रहा है तो वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? मैंने एक चीज़ बता दिया बच्चा, ब्लू होगा तो सैचुरेटेड, येलो होगा तो अनसैचुरेटेड। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एथेनॉल। अब बच्चा एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा। एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। नेक्स्ट वन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये आपको बताना है। मैंने बच्चा आपको एक चीज़ बता दिया कि एडिशन रिएक्शन किस में होता है? जिनके पास क्या होता है? डबल बॉन्ड। C4H6 नहीं कराएगा, C2H6 नहीं कराएगा, CH4 नहीं कराएगा, C3H6 नहीं कराएगा, केवल कौन कराएगा? C2H4। अब नेक्स्ट क्या है? नेम द गैस इवॉल्व व्हेन एथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ एथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? बच्चा मैंने पहले ही बता दिया, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होगा तो हमेशा कौन सी गैस आपको याद रखनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चा नेक्स्ट क्या है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का डिहाइड्रेशन कैसे करते हो? बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो बच्चा आपको मैंने बताया कि C2H5OH जब हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? C2H4 प्लस H2O में। किस में बदल जाएगा? C2H4 प्लस H2O। नेक्स्ट वन क्या है? नेम ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सी ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होती है, ये आपको बताना है। तो विनेगर में कौन सी ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होती है? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। व्हाट इज कैटिनेशन? अब बच्चा वो कैटिनेशन क्या होता है कि अगर एक ही एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग एलिमेंट के साथ डिफरेंट टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। वाई सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ व्हेन वाटर इज हार्ड। बच्चा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सोप होता है वो किस में वर्क करता है? सॉफ्ट वाटर में, हार्ड वाटर में नहीं। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं, और सोडियम जो होता है वो भी किस नेचर को रिप्रेजेंट कर देता है? सॉल्ट। ये बात क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेंटेन। तो बच्चा पेंटेन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? तो बच्चा पेंटेन के बीच में बॉन्ड होंगे 12 एंड 3, 12 प्लस 3 15 बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट वन क्या है? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? गिव एग्जांपल। हाइड्रोकार्बन क्या है? कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं। एग्जांपल में बच्चा आप एल्केन, एल्किन, एल्काइन कर सकते हो। वाई डज कार्बन एटम फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन एटम क्यों बहुत ज़्यादा नंबर के कंपाउंड बनाते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है? हाई बॉन्डिंग एबिलिटी, या कह लो कि टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन होता है। राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड ऑफ एन होमोलॉगस सीरीज। किसी भी होमोलॉगस सीरीज के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, गुणधर्म बताने हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बाई कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास कराता, ये बताना है। तो बच्चा आपको याद रहना चाहिए कि कोवेलेंट कंपाउंड हैव नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट कंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन क्या है? राइट डाउन स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन और हेक्सेनल का आपको क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट वन क्या है? वाई कार्बन इज यूनिक इन नेचर। हमारे नेचर में कार्बन क्यों यूनिक नेचर का है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट वन क्या है? विच इज़ बेटर फॉर हेल्थ, बटर और वेजिटेबल ऑयल। हेल्थ के लिए कौन ज़्यादा अच्छा है, बटर या वेजिटेबल ऑयल?
और ये इनमें से ये भी बताना है कि अच्छा कौन है, ये तो है, साथ में अगर जो अच्छा है वो क्यों अच्छा है ये भी बताना है। नेक्स्ट आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट इस 9th में आपको क्या बताना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। 10th में फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बनाना है कि इथेनॉल का यूज करके आपको क्या बनाना है, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक एसिड। नेक्स्ट में 10th के बी में कि कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का इथेनॉल से इथेन बनाने में क्या रिलेशन होता है। अब बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन में जो 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बताना है। तो बच्चा मैंने आपको बताया है कि पोटेशियम और सोडियम के लॉन्ग चेन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप। अमोनियम और सल्फेट के लॉन्ग चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिव टू एग्जांपल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और इसके 2 एग्जांपल बताने हैं। तो बच्चा जो ऑक्सीडाइज कराते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, K2Cr2O7, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। राइट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको बताना है। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, किसी एक एग्जाम्पल से आपको इसे समझाना है। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल यू कैन एक्सप्लेन अबाउट इट। राइट द IPSC नेम ऑफ। IPSC नेम बताना है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH का IPSC नेम क्या होगा, CH3CH2CH2OH का IPSC नेम क्या होगा, CH3, ये बच्चा CH3 है, थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है कि ये CH3 CHO है। CH3 CHO का IPSC नाम बताना है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन क्या होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है कि अ बॉय शार्पेंस अ पेंसिल एट बोथ द एंड ऑफ connects then the poles of the battery till the current flow through the circuit give reason। कहा यह जा रहा है कि कोई पेंसिल को कनेक्ट कर दिया गया और कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया गया इसकी वजह से चार्ज ट्रांसफ़र हो सकेगा। नेक्स्ट में क्या है कि अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म with some ethanoic acid and a little of concentrated sulfuric acid to form ester. Vapors having sweet smell are evolved. Write the chemical equation। यानी ये सब आपको केमिकल इक्वेशन बताने हैं। अब बच्चा ये आपको क्या बताना है, लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के साथ यानी मिसल फॉर्मेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है सोप का क्लींजिंग एक्शन। सेकेंड वन में क्या बताना है, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सॉल्ट X फॉर्म होता है एंड गैस Y इज इवॉल्व। तो यक्स और वाई क्या होता है, तो बच्चा आप याद रख लेना कि अगर एथेनोइक एसिड है तो एथेनोइक एसिड में क्या बनेगा, CH3 COO, यानी ये क्या होगा X और Y क्या हो जाएगा, CO2 गैस। ये बात क्लियर। अब इसके लिए आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना होगा। तो बैलेंस इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे CH3COOH प्लस Na2CO3, क्या लिखेंगे, Na2CO3। तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2O। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस वाई इवॉल्व। अब आपको बताना है कि ये जो वाई गैस निकल रही है इसका कोई टेस्ट है। अब बच्चा इसमें आपको हिंट में दे दिया गया है कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं, ये आपको हिंट दिया गया है दूसरे क्वेश्चन। ये बात क्लियर। अब बच्चा आज के वीडियो में बस इतना ही। आप क्लास 10th में जितने भी मस्ट कंटेनिंग टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जब ये होते हैं कि आने की संभावनाएं हाई होती हैं, पीक पे होती हैं,
मैंने वो लगभग सारे टॉपिक को इस चैप्टर में मैंने कवर कर दिया। अब बच्चा इस टॉपिक में आप क्या ध्यान देना होता है कि भाई क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, कार्बन और इसके कंपाउंड क्या-क्या के नेचर शो ऑफ करा सकते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब बच्चा मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें। थैंक यू।